अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है। उन्होंने पीएचडी की है पंजाबी में और वो पहले सरदार हैं, सिख हैं, पाकिस्तानी जिन्होंने पीएचडी की है किसी भी सब्जेक्ट में। सरदार कल्याण सिंह कल्याण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये ख़्याल कैसे आया आपके जहन में कि पीएचडी तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे सरदारों का तो पता नहीं, वैसे यूजुअली जो पंजाबी हम ओवरऑल हैं उनमें कोई पढ़ाई का ज़्यादा रुझान होता नहीं। हाँ बिल्कुल। और मेरा तल्लक भी जो है वो गुरु नानक साहब के जो सिख मज़हब के बानी हैं उसके जो जन्म स्थान है ननकाना साहब से ताल्लुक़ है मेरा। ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी तरह था कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उसमें मोस्टली पश्तो स्पीकिंग है। उनका जो ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पैसों की तरफ ज़्यादा है और एजुकेशन की तरफ कम है। तो बस दिल में ख्याल था कि हम जो पाकिस्तान में बसने वाले सिख हैं ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इस तरह मैंने अपना रास्ता जो था वो एजुकेशन की तरफ चुना। और एजुकेशन में जब मैंने एमए किया तो उसके बाद ये हुआ कि एमए करने के बाद बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे और वो चाहते थे कि मैं अपने सब्जेक्ट में गुरमुखी और शाहमुखी के लिए काम करूं। और जो एक जो पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे पंजाब में पंजाबी ज़ुबानों अदब की जो नीचे की तरफ जा रहा है उस पे ज़्यादा काम करूं। तो मैंने इस तरह जो है मेरा एजुकेशन का सफ़र तमाम का तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी से है और बीए से लेकर और पीएचडी तक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है। और साथ साथ में जो मेरा जो था रिसर्च और फील्ड वो मेरा होम टाउन ही है, यानी ननकाना साहब है। गुरु नानक साहब के साथ जो मेरी अकीदत है, जो मुझ पे कर्ज है उस मिट्टी का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही उतारने की कोशिश। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये पीएचडी जो है ये प्री प्लान थी, आपके पहले जहन में था कि मैं पीएचडी तक जाऊँगा, या ये बस फॉर्चुनेटली हो गई? नहीं, इस तरह नहीं था। देखें कि शुरू में ही मैंने एजुकेशन की तरफ मेरा कोशिश थी, तो मैंने सोचा एमए तक था। लेकिन एमए के बाद ख्याल आया कि यार नहीं, हमें आगे भी जाना चाहिए, इसकी पूरी रिसर्च करनी चाहिए। और मैं खुशकिस्मत इस तरह हूँ कि मैंने एमफिल में भी गुरु नानक साहब की बानी जो है, जो उनकी पहली बानी है, जो रोज़ करोड़ों जो सिख हैं वो रिसाइट करते हैं उसका, तो वो जपजी साहब थी। तो मैंने उसका सब्जेक्टिव स्टडी किया जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पास हुआ। और उसको 90 जब करतारपुर कॉरिडोर खुला उस वक्त पंजाब हुकूमत ने उसे पूरा मेरा थीसिस को पब्लिश किया। आज किताबी रूप में जो है हमारे यहाँ मौजूद है आपके पास। अच्छा मुझे ये बताइए, यूजुअली हमारे यहाँ जो जिस तरह की तालीमी दौड़ है, यहाँ पे लोग जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ, साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, तो पंजाबी को एज एन सब्जेक्ट लेना और इतना लंबा लेके चलना मुश्किल कितना था, और इसमें आपकी डिटर्मिनेशन किस कदर थी? देखिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये तो जब 1964 में गवर्नमेंट कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे डब्ल्यू लाइटनर, तो लाइटनर ने ओरिएंटल कॉलेज को फ़रोग़ दिया कि यहाँ के ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा रिच है, तो उस पर काम शुरू किया। तो मेरा जो सब्जेक्ट था असल में हिस्ट्री था। मैंने एमए हिस्ट्री भी किया हुआ है। तो मैं हिस्ट्री में से जब देखा कि यार ये जो आदमी है इसने ओरिएंटल लैंग्वेज को क्यों फोकियत दी है, और जो बुनियादी उन्होंने कहा कि इतनी रिच लैंग्वेजेस है, इतनी रिच इसकी वोकैबुलरी है, तो ये क्यों इस तरफ आया। तो मैंने जब इसकी खोज की तो पता चला कि यार नहीं, हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी अगर आप इंग्लिश के मुकाबले में कहें या कोई और ज़बानों के मुकाबले में कहें तो उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा ये ज़ुबानें रिच हैं। और ये इनका वजूद जो है ये हमारी वसेब में बहुत गहराई से मौजूद है।
ठीक है। नहीं, अगर हम बात करें वैसे, अगर हम पंजाब में, आप भी पंजाब में रहते हैं, मैं भी पंजाब में रहता हूँ, तो हमें एक आइडिया होता है कि हमारा जो घरेलू कल्चर है वो पंजाबी को अब उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मतलब घर वाले जो हैं, अगर आप वालिदैन के सामने भी पंजाबी बोल रहे हैं तो वो कहते हैं कि उर्दू बोलेगा। ठीक है, तो ये जो मसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पंजाबी खत्म होती तो नहीं, कहीं कोई मुश्किलात में तो नहीं है कि पंजाबी? नहीं, देखिए हिस्ट्री में ये देखें कि हम जो पंजाबी लैंग्वेज है वो कभी भी दरबारों की ज़बान या सरकारी ज़ुबान कभी भी नहीं रही। हत्ता कि सिख दौर में, महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी जो हमारी दरबार, खालसा दरबार की ज़ुबान थी वो भी पर्शियन थी। अच्छा। तो ये कभी भी नहीं रही, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं लोकाई में हैं, आम लोगों में हैं। इसके रूट्स जो हैं वो हमारे कल्चर में हैं। ये देखें कि आप बॉम्बे की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो उस वक्त तक फिल्म कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो पंजाबी टच ना दे। तो उनको पंजाबी टच देना जो है वो उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है ना कि ऑडियंस कम पड़ती जा रही है। ठीक है, अगर लोग उसको उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे पंजाबी ज़ुबान को, तो ये कहीं मसला तो होगा। नहीं, इस तरह नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है ये। मैं तो इसको इस तरह बिल्कुल नहीं लेता। रियासतें हमेशा जो है वो हमारी वैसे भी जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की लोग जो है आर्टिफिशियल रूप को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी खूबसूरती है तो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जो नेचुरल खूबसूरती है उसको वो इस तरह नहीं लेते हैं, हालांकि वो नेचुरल खूबसूरती से बहुत दूर है। तो जो हमारी ज़ुबान है वो नेचुरल खूबसूरती है। आप 100 दफ़ा आर्टिफिशियल खूबसूरती जो है वो ले आए, लेकिन आपको एक ना एक दिन वापस जाना पड़ेगा। तो ये है कि आपको इलाकाई ज़बाने को तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है ना कि जैसे पहले बड़े शायर, बड़े नाम पैदा हो रहे थे पंजाबी में, वारिस शाह, बुल्ले शाह, इस तरह के बहुत सारे और जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, तो उस तरह के शायर और वो जो हमारी स्पेस बन रही है, वो क्या मसला है? वो तो मसला है ना। बिल्कुल, ये एक कमी महसूस हो रही है कि पिछले 100 साल से हमारी जो क्लासिकल पोइट्री की रवायत है वो दम तोड़ गई है। ये बात ठीक है कि 100 साल से हम कोई अच्छा क्लासिकल पोइट जो है वो नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर अदर हैंड देखें तो हमारे रवैयों में चेंजिंग आ चुकी है। अब जो हमारा कल्चर है वो उससे ज़्यादा जो तोहम परस्ती, मजहबी जो अकीदत है, उससे ज़्यादा जो है वो हम पसंद करने लगे हैं रोमांस की शायरी को, सस्पेंस की शायरी को। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो है शायरी की बहुत ज़्यादा सिनफ आ गई है, तो ये और ज़्यादा रिच हो गई है। मेरे ख्याल में इससे क्लासिकल पोइट्री जो है वो श्लोक तक थी, दोड़े तक थी और काफियाँ तक थी। यहाँ पे आप गज़ल आ गई है, यहाँ पे आप काफ़ी भी जो है वो भी बहुत आ रही है, आज़ाद नज़म आ गई, नसरी नज़म आ गई, तो बहुत कुछ नया आया है। सो ये देखें कि आस्ता आस्ता इसमें इजाफा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये फीलिंग्स कैसी है पहला सिख PhD डॉक्टर होना, क्योंकि अब ये हमेशा आपके साथ चलेगा कि अब आगे कोई हज़ारों लाखों भी बने तो आप पहले ही होंगे, तो ये कैसी फीलिंग कैसी है, कैसा महसूस होता है? देखिए, ये सब मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे असातिज़ा इकराम की जो है वो मेहनत है। मैं खुद, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं इन जो है अपने माँ बाप के जो दुआ थी उनकी, मेरे माँ जो थी उन्होंने 50 साल हो गए हैं उनको, हमारा मुकद्दस जो है वो कड़ा प्रसाद जो है वो बना रही हैं। ये 50 साल बहुत बड़ी एज होती है। फिर उसके अलावा जो है उनको जो है वो सुबह 2:30 बजे उठ के गुरुद्वारे जाती हैं। तो ये उनकी जो फल था, उनका जो मेहनत थी, उनकी जो सेवा थी, जो खिदमत थी, मेरा ख्याल है कि वो उसके बेटे के रूप में जो है वो मौजूद है। और मैं अपने जो थीसिस है वो मेरे बहुत ही महान उस्ताद हैं इस धरती के, वो प्रोफेसर डॉक्टर नवीद शहजाद साहब। हम उस तरफ आते हैं, मैं उनके बारे में सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। अभी मुझे ये बताएं आप कि डॉक्टर लग गया नाम के साथ, ठीक है, अब डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण साहब हो गए, पहले आप सिर्फ कल्याण सिंह कल्याण। जी, दवाई लैन तो नहीं आंदा कोई?
नहीं मेरा ख्याल है ऐसी कोई गल नहीं है। अच्छा, नहीं अगर आप बाहर लिख के लगाए तो हो सकता है कि नॉक हो यार मेरे हाँ सरदारा तो कुछ भी बई नहीं है कि किसी वेले दवाई दे भी सकते हैं लेकिन नहीं मेरा ख्याल है कि मेरा जड़ा सोर्स है और मेरा जो माइंड है उसमें मैं यही कहूँगा कि बजाय बातों की और ख़ूबसूरत बातों की और जो है किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, किसी की खिदमत करना, मेरा ख्याल है ये कई दवाइयों से बेहतर है, जो बहुत ज़्यादा बेहतर है और मैं कोशिश करूँगा कि इसी रास्ते पे चलूँ। चलिए बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुझे ये बताएं, बात होती उधर ही ले आते हैं डॉक्टर नवीश शहजाद साहब। आपका जो मेन स्ट्रीम फोकस था, जो आपका थीसिस का टॉपिक था वो गुरु नानक साहब से रिलेवेंट था, उनकी टीचिंग्स के बारे में था। तो पाकिस्तान में क्योंकि पहले इस पे किसी ने उस तरह से रिसर्च भी नहीं की और पीएचडी भी आप पहले हैं जी। तो डॉक्टर नवीश शहजाद साहब जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उनसे कैसे रहनुमाई मिली और किस कदर ये इंटरेस्टिंग था कि एक मुसलमान और सिख बैठ के तो डॉक्टर जो बाबा गुरु नानक साहब की टीचिंग पे बात करें और उस पर रिसर्च करें और डॉक्टरेट लेवल का रिसर्च करें। अच्छा मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट्स की लैंग्वेजेस को बहुत डीपली स्टडी किया। उनकी जो बुक्स थी ख़ास तौर पे जो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की, जो लसानी तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बारे में उनकी बहुत डीपली स्टडी थी। तो उन्होंने देखा था कि यार फिर उसने बाबा फरीद जी पर उनकी डीपली स्टडी थी, तो उन्होंने देखा था कि यार ये जो है हमारा जो सबसे वीक पॉइंट है वो ये है कि सिखिज़म की पंजाबी पे हमने कोई काम नहीं किया। तो वो डॉक्टर नवीश शहजाद साहब जो है उनको पूरी तरह उन्होंने स्टडी किया हुआ था गुरु नानक साहब को और डीपली स्टडी किया हुआ था। उनको पूरा एक सतर का पता था कि गुरु साहब ने क्या लिखा है, क्या उचारा है, क्या नाज़ल हुआ है, जो उन्होंने है। जो उनकी स्टडी जो थी वो मेरा ख्याल है उनकी अपनी पीएचडी जो है वो पंजाबी गीतों पे है। तो उन्होंने उनकी सनफ वार स्टडी और उनकी शायरी पे स्टडी जो है वो बहुत बड़ी है। सो उन्होंने जो है इसमें बहुत ज़्यादा मदद की और आज मैं अगर पीएचडी के काबिल हुआ हूँ तो उसमें क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर नवीश शहजाद साहब। मैं आखिर में यही पूछना चाह रहा था कि आप ये अगर डिग्री किसी को डेडिकेट करना चाहें तो वो कौन होंगे? देखिए मेरी माँ भी है जो अर्ली एजुकेशन है ले और डॉक्टर नवीश शहजाद साहब है। मैं दोनों के नाम जो है जो दोनों की गोद में जो है वो मेरी परवरिश हुई है, चाहे मेरी माँ हो और चाहे डॉक्टर नवीश शहजाद साहब हो। उन्होंने आज इस जगह पर मुझे पहुँचा दिया तो मैं दोनों को डेडिकेट करूँगा। ठीक है, अभी मुझे ये बताएं कि मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है, अभी इसको लेके कहाँ तक चलेंगे? वो कहते हैं ना बड़ा होकर की बनेगा। बिल्कुल सर, जरा है मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट डॉग या डीलेट के लिए कोशिश करूँगा यूरोप में या अमेरिका में, जहाँ पे मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो पंजाबी को लेके आगे चलेंगे। जी पंजाबी को आगे। कनाडा में कुछ पोस्ट डॉग हैं सरदार? नहीं कनाडा के अलावा देखें यूरोप में भी हैं पोस्ट डॉग जो है वो इस तरह की एजुकेशन है कि वो हमारे सोशलिज्म से निकलती है। ठीक है। तो वो तमाम मज़ामीन जो हैं उसी में समा जाते हैं। तो वो आपको हैरानगी होगी कि मेरे जो मेरे थीसिस को चेक करने वाले थे वो गोरे थे और मेरे इंटरनल जो यहाँ के थे वो मुस्लिम थे, जो मेरे उस्ताद थे वो भी मुस्लिम थे। तो ये देखें कि मेरा थीसिस जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी और इंटरफेथ को उन्होंने पहले ही पैदा कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इससे और पाकिस्तानी मुआशरे में इंटरफेथ को फ़रोग़ मिलेगा। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी के बच्चे आपको सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सरदार बच्चे आपको सुन रहे होंगे, यूथ जो नौजवान जो भी पढ़ाई की तरफ आ रही हैं, हमने माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे हमने देखे यूनिवर्सिटीज़ में, सरदार दोस्त भी हमारे कुछ, तो उनको अब क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी तालीम को लेके चलें और अगर कोई कहीं मुश्किलात आती है तो उनको किस तरह से डील करें? देखिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं समाजी रवैये की और हमारी रियासती
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन इससे मुश्किलात जो हैं वही आपको हीरा बनाते हैं। मुश्किलात अगर आप मुश्किलात में से होके जाएंगे तो आपकी शख्सियत जो है उसमें और नखार पैदा होगा। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को, ख़ासतौर पे मिनॉरिटी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जी तो सर बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और इतनी डिटेल बात की हमने आपके थीसिस पे और दूसरी चीज़ों पे। जी तो हमारे साथ मौजूद थे कल्याण सिंह कल्याण साहब, जो कि पहले सिख डॉक्टर हैं। अब ये दवाई तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो अगला मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं वो इनकी जो राइटिंग्स हैं उनसे रहनुमाई लें और पाकिस्तान को एक बेहतर सिमत में, पंजाब को पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग के लिए जो है वो बेहतर सिमत में एक चले। तो अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।